करण के इस तरीके से उससे सवाल पूछना और उसके कंधों को कसकर पकड़ने के कारण कायरा एकदम से ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, जिसके कारण उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिमोट के बटन को दबा दिया। उसके बटन को दबाते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। वह धमाका इतना ज़ोरदार था कि किसी के भी कान के पर्दे फट सकते थे। वहीं धमाका होने के कारण करण एकदम से ही चौंक गया था और उसने अपनी परवाह ना करते हुए जल्दी से कायरा को कसकर अपनी बाहों में कस भर लिया कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। वहीं उसके इस तरीके से अचानक गले लगाने के कारण कायरा एकदम से ही जैसे फ्रीज़ हो गई थी। उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसके कारण उसकी आंखें थोड़ी बड़ी-बड़ी भी हो गई थी। वहीं करण की तो वह धमाका सुनकर जैसे रूह भी काँप गई थी, लेकिन उसे चिंता अपनी जान की नहीं थी बल्कि कायरा की थी। वह उसके साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता था, जिसके कारण उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसे सुन उसके सीने से लगी हुई कायरा काफ़ी अच्छी तरीके से और साफ सुन पा रही थी, जिसके कारण उसने अपने हाथ की मुट्ठी को भी कसकर बंद कर दिया था और उसके दिल में एक अजीब सी ही कश्मकश उठ गई रही थी। साथ ही उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। वह जितना भी इस लड़के से दूर जाना चाहती है, वह उतना ही उसके पास आ जाता है। वह जब भी उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालने की सोचती है, तभी ऐसा होता है, जिसकी वजह से वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वह करे क्या। साथ ही वह यह भी जानती थी कि करण के लिए उसके दिल में फीलिंग्स तो ज़रूर है, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी और यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। लेकिन पता नहीं यह लड़का क्यों बार-बार उसके रास्ते में आ जाता है, क्योंकि वह उसकी इतनी फ़िक्र करता है। आखिरकार उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। उसके दिमाग में ऐसे ही कई सारे सवाल थे, जिसके जवाब भी वह काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन वह बस इन सब को मानना नहीं चाहती थी, जिसके कारण उसके दिल और दिमाग के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। वह दोनों वैसे ही फ्रीज़ होकर खड़े हो रखे थे। जब थोड़ी देर बाद शोर थोड़ा शांत हुआ तो करण ने जल्दी से कायरा को खुद से दूर किया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए घबराई हुई आवाज़ में पूछा, तुम ठीक तो हो ना कायरा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और तभी उसकी नज़र कायरा के ऊपर लगे हुए इस टाइम बम पर गई। उसे देखकर उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया और उसने परेशानी और गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता है ना कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, फिर तुमने इसे क्यों लगाया? कायरा, कुछ बोलो ना। मैं तुमसे इतने सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या सच में तुम मुझे इन सब का जवाब नहीं दे सकती? लेकिन उसकी बात सुनकर कायरा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह वैसे ही खड़ी होकर उसे देखती रही। यह देखकर और उसकी इस तरीके से चुप्पी को देखकर करण को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह जब तक नहीं चाहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके कारण उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तभी उसे उस धमाके के बारे में याद आया कि वह धमाका आखिरकार था किसका, जिसके कारण उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वह लोग जहाँ से आए थे वहाँ पर हर तरफ बस आग और धुआं ही धुआं था। साथ ही वहाँ पर बने हुए जितने भी पुराने घर थे, वह सभी टूट गए, चूर चूर हो गए थे और वहाँ पर जो था वह भी सिर्फ आग ही आग। आग की लपटों से वह पूरा एरिया ही जल रहा था, जिसे देखकर तो किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जिसके कारण करण भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। और फिर उसने हैरानी के साथ कायरा की तरफ देखा और अपनी आंखें फाड़कर सवाल किया, क्या यह सब तुमने किया है? उसके यह सवाल पूछते ही कायरा ने उसकी तरफ अपनी शांत आंखों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। साथ ही वह वहाँ पर कई सारी पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण उसने जल्दी से करण के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वहाँ से दूसरी साइड ले जाने लगी। वहीं करण जो जैसे अभी भी शॉक में ही था, वहीं कायरा जल्दी से करण को लेकर एक बड़ी सी काली झाड़ी के पीछे पहुंच गई और वहीं से खड़ी होकर वहां के नज़ारे को देखने लगी।
उसने देखा कि वहाँ पर कई सारी पुलिस गाड़ियाँ आकर रुकी, साथ ही वह कुछ एम्बुलेंस भी थी। उनके रुकते ही वह लोग जल्दी से कार से बाहर निकले और उस तरफ भागे, लेकिन वहाँ पर हर तरफ आग को देखकर उन सभी का करण की तरह ही हाल था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी और वहाँ पर हर तरफ आग होने के कारण उन्होंने जल्दी से फायर फाइटर्स को कॉल लगा दिया, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वह गाड़ी यहाँ पर आएगी तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा और तब तक वह सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं करण अपने सेंस में वापस आया और उसने अपनी हैरानी भरी नज़रों से कायरा की तरफ देखा और वह जल्दी से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान उसके हाथ की तरफ गया और उसने देखा कि कायरा ने अभी तक उसके हाथ को पकड़ रखा है। यह देखकर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके कारण वह एकदम से ही रुक गया और उसने मुंह से कुछ बाहर ही नहीं निकाला। वहीं थोड़ी देर तक वैसे ही उस तरह देखकर कायरा ने अपना रुख करण की तरफ किया और जब उसने करण के चेहरे को इस तरीके से लाल होते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और फिर उसने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अपना ध्यान उसके हाथ पर किया और उसने देखा कि उसने अभी भी करण के हाथ को पकड़ रखा है। यह देखकर उसने जल्दी से अपने हाथ को अलग कर लिया और वह इधर उधर देखने लगी। वहीं यह देखकर तो करण का मुंह बन गया। तभी उसे याद आया कि वह कायरा से कुछ पूछने वाला था, जिसके कारण उसने जल्दी से कायरा की तरफ देखते हुए सीरियस आवाज़ में कहा, क्या सच में कायरा यह सब तुमने किया था? उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हाँ। और उसकी यह बात सुनकर करण ने अपने सर को पकड़ लिया। उसने इधर से उधर होते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान, यह लड़की। कायरा ने वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हर जगह पर बम फिट किया था। उसके बाद वह सबके सामने गई थी। साथ ही उसने अपने ऊपर जो बम फिट कर रखा था वह भी सिर्फ एक नकली बम था, बल्कि वह रिमोट तो उन सभी के बम के लिए ही था। लेकिन करण को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण उसने गुस्से के साथ कायरा के पास रुकते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा, यानी कि तुमने यह सब पहले ही प्लान किया था और अगर मैं वहाँ पर नहीं आता और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम्हें ये देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम तो वहाँ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि वह तुम्हारा ही इलाका है और तुम वहाँ की क्वीन हो। जब कायरा ने उसकी कही हुई बात सुनी तो वह उसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी और फिर उसने उसे घूर कर देखते हुए कहा, हाँ तो क्या? उसका ऐसा रूड बिहेवियर देखकर करण को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा, प्लीज़ इसका जवाब बिल्कुल सही सही देना। क्या सच में तुम हाईएस्ट सीनियर हो? तो उसका सवाल सुनकर कायरा एक पल के लिए चुप रही, लेकिन उसे पता था कि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करण को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया है, जिसके कारण उसने बेझिझक होते हुए कहा, हाँ। और जब करण ने यह सुना तो एक बार वह फिर से शॉक हो गया और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में तुम 139 डिटेक्टिव एजेंसी की सबसे मशहूर और बेरहम एजेंट हो जिससे सभी लोग डरते हैं? इस पर कायरा ने फिर से अपनी शांत आंखों के साथ कहा, हाँ। और यह सुनकर करण के पूरे शरीर में एकदम से ही खुशी दौड़ गई, यानी कि अब उसका मिशन कंप्लीट हो गया था और वह इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वह फाइनली उसे मिल चुकी थी, जिसके कारण उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। जिसके कारण उसने कायरा की तरफ देखते हुए कहा, सच ही कहा था किसी ने कि तुम बहुत बेरहम हो, इसलिए तो तुम किसी का दिल तोड़ने के लिए एक बार भी नहीं सोचती। और इसके आगे वह कुछ कहता या फिर अपनी खुशी को और जाहिर कर पाता उससे पहले ही कायरा ने जल्दी से अपने एक हाथ से उसकी बाहों को पकड़ा और अपनी कोहनी से उसके गले को पीछे से दबा लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि करण रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे यह रियलाइज़ हुआ वैसे ही उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, कायरा यह क्या? और इसके आगे वह कुछ कहता इससे पहले ही कायरा ने उसके गले को और कसकर पकड़ लिया, जिसके कारण उसकी आवाज़ वहीं पर दबकर रह गई। वहीं कायरा ने सीरियस आवाज़ में कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें 139 डिटेक्टिव एजेंट के बारे में कैसे पता चला? कहीं तुम कोई जासूस या क्रिमिनल तो नहीं ना?
जब उसकी बात को करण ने सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसने जल्दी से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वह तो मेरे डैड ने बताया था। उनकी बात सुनकर कायरा नॉर्मल हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि करण कोई आम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि मुंबई की सबसे मशहूर फैमिली कपूर फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, जो कि इंडिया की सबसे अमीर और रिवेटेड फैमिली है। लेकिन फिर भी उसने उसके गले को नहीं छोड़ा, बल्कि उसके गले को और कस कर पकड़ते हुए सीरियस आवाज़ में कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यह सच्चाई पता पड़ने के कारण यहीं पर तुम्हारी जान ले सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है तो इसे अपने पास ही रखना। अगर तुमने इसे किसी और को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। यू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनकर दर्द में होने पर भी करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरी जान लेना चाहती हो ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, तुम्हारे हाथों से तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर कायरा की आंखें तीखी हो गई और उसने उसके गले को और कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह सच में उसे मारने ही वाली हो। यह देखकर करण ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं मरना है। तुम सच में बहुत बेरहम हो, मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खा सकती। मैंने तुम्हारी इतनी बार जान भी बचाई है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सपने देखे हैं जिसे मुझे पूरा करना है। पहले तो मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है और फिर तुमसे शादी भी करनी है, साथ ही तुम्हारे साथ मिलकर 4 बच्चे भी करने हैं और उनके साथ अच्छे से खेलना है। इससे पहले मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़ छोड़ दो। और आई प्रॉमिस, मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मारना मत। उसकी बात सुनकर तो इस बार कायरा को काफ़ी ज़ोर का झटका लगा था, जिसके कारण उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। साथ ही उसकी पकड़ भी अपने आप ही करण पर से छूट गई थी। बाय रश्मि पुरवंशी। कायरा ने जैसे ही करण की कही हुई बातें सुनी, वैसे ही उसे एक ज़ोरदार झटका लगा, जिसके कारण उसके हाथ करण के गले पर से खुद ब खुद ही हट गए और वह किसी मूर्ति की तरह फ्रीज हो गई थी। वहीं उसके हाथ के हटते ही करण ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा और फिर उसने अपने आप को संभालते हुए नाराज़गी के साथ कहा, सच में मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। ऐसा कौन करता है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ। और जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही कायरा ने उसकी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखा और फिर उसने ना आप देखा ना ताव। उसने अपने एक पैर को गुस्से के साथ उठाया और एक ज़ोरदार किक उसके पेट पर दे मारी, जिसके कारण करण बेचारा वहाँ से थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसने अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए कहा, हे भगवान, मेरी कमर ही तोड़ डाली। और फिर उसने गुस्से के साथ कायरा की तरफ देखते हुए कहा, कायरा, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घायल हूँ और अब ऊपर से तुम ऐसे, और इतनी ज़ोर से कौन मारता है? कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें पता भी है? अगर थोड़ा सा प्यार से पेश आओगी तो क्या हो जाएगा? हर वक्त बस तुम्हारे सिर पर भूत सवार होता है। उसकी बात को सुनकर कायरा की आंखें फिर से छोटी हो गई और वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास जाकर उसकी कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, पहली बात, तुम अपनी हद में रहो और यह जो तुम सपने देख रहे हो ना, वह सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो। और अगर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट है या फिर कुछ है, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताने वाले। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की
इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, अंडरस्टैंड। वहीं करण तो उसकी एक भी बात को सुन ही नहीं रहा था, बल्कि वह तो एक तक उसकी आंखों में देखे जा रहा था। तभी उसने अपने एक हाथ से कायरा की कमर को कसकर पकड़ लिया और कायरा कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वह कायरा के ऊपर आ चुका था और अब कायरा उसके नीचे थी। वहीं वह देखकर कायरा का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने हाथों को गुस्से से उठाया ही था कि तभी करण ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लिया। वहीं यह देखकर कायरा और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने गुस्से के साथ कहा, यू इडियट, छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देखकर कहा, सच में जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगती हो और तुम्हारे गाल जो कि गुस्से की वजह से लाल हो जाते हैं, सच में गुस्सा करते समय तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। और वैसे भी मुझे एक्सप्रेशनलेस कायरा से ज़्यादा यह गुस्से वाली कायरा काफ़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। वहीं वह जिस तरीके से बातें कर रहा था उसी तरीके से कायरा का गुस्सा भी जैसे बढ़ता जा रहा था। यह देखकर करण ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, कभी तो यार नॉर्मल हुआ करो। मैं तुम्हारे पीछे इतने दिनों से घूम रहा हूँ और तुमसे कितने प्यार से बात करता हूँ, तुम्हारे साथ प्यार से पेश आता हूँ, लेकिन तुम हो कि भाव ही नहीं दे रही। अब ऐसे ही मुझे कब तक अपने पीछे घुमाती रहोगी? प्लीज़ मान जाओ ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और छोड़ो यह सब गुस्सा लड़ाई, क्या रखा है इसमें। मुझे पता है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाती हो, इतनी स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं, तो फिर क्या अपने चेहरे पर स्ट्रॉन्ग बनने का मुखौटा पहनती रहती हो? पता है तुम्हें, जब मैंने तुम्हें वहाँ पर इस तरीके से अपने शरीर पर बम को फिट करते देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें भले ही अपनी चिंता नहीं होती, लेकिन तुम यह क्यों भूल जाती हो, जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें तुम्हारी कितनी फ़िक्र है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना मिस करते होंगे, कितना याद करते होंगे, लेकिन अफ़सोस कि तुम वहाँ पर जा ही नहीं सकती और ना ही वह तुमसे ज़्यादा बोलते होंगे। क्या उन्हें पता है ज़्यादा बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है? प्लीज़ कायरा, अपनी लाइफ को नॉर्मल होकर जियो। बहुत हो गया तुम्हारा लड़ाई करना, झगड़ा करना, खुद को चोट पहुंचाना। अब छोड़ो। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, तो फिर तुम भूलती क्यों नहीं? उसकी यह बात सुनकर उस चेहरे पर गुस्सा जैसे गायब हो चुका था। वहीं यह देखकर करण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, प्लीज़ कायरा, एक बार बोलो ना, और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा इसके बारे में तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। बस तुम एक बार हाँ कहो प्लीज़। और वह अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए उसकी तरफ देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर कायरा की आंखें नम हो गई थी, लेकिन वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आई और उसने गुस्से के साथ करण को धक्का दिया और बिना कुछ बोले जल्दी से खड़ी हो गई। वहीं यह देखकर करण के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसे उम्मीद थी कि कायरा आज मान जाएगी, लेकिन शायद यह भी इसकी इमेजिनेशन ही थी, जिसके कारण उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी और उसने गुस्से से अपने बालों पर हाथ फेरा और फिर उसने गुस्से से कायरा की तरफ देखते हुए कहा, कायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अगर तुम जवाब दोगी तो क्या हो जाएगा? उसकी बात सुनकर कायरा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह वहाँ से जाने लगी। वह कितने गुस्से में थी यह उसकी चाल को देखकर ही समझ आ रहा था। वहीं जब करण ने उसे इस तरीके से जाते हुए देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, कायरा, मेरी बात सुनो कायरा। लेकिन कायरा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वहीं उसकी तरफ एक बार भी पलट कर देखा। वहीं यह देखकर करण जल्दी से खड़ा हुआ, अपनी जगह पर खड़ा हुआ। तभी उसे अपने पेट में एक तेज दर्द हुआ, जिसके कारण उसने अपने पेट को पकड़ लिया और फिर अपने आप को संभालते हुए जल्दी से कायरा के पीछे भागा। वहीं कायरा अपनी बाइक के पास पहुंच चुकी थी और उसने जल्दी से अपना हेलमेट लगाया और जल्दी से बाइक को स्टार्ट करने लगी। तब तक वहां पर करण भी पहुंच गया था। जब उसने यह देखा तो वह जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसके पीछे बैठ गया। वहीं यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, बाइक से नीचे उतरो, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगी? यह सुनकर करण ने उसके गुस्से को शांत करते हुए कहा, अरे यार प्लीज़ तुम ही बताओ मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अजय तो पहले ही जा चुका है आरुष को लेकर। अब
क्या तुम वहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर जाओगी जिससे मैं यहाँ के जंगल जानवरों का भोजन बन सकूं? यह सुनकर कायरा को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि करण को कुछ भी कहना मतलब अपना सिर दीवार में ठोकना। इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बाइक को स्टार्ट किया और फिर उसने अपनी बाइक को स्पीड में दौड़ा दिया। वहीं यह देखकर करण को हक्का बक्का रह गया और उसने गिरने की डर की वजह से जल्दी से अपने दोनों हाथों से कायरा की कमर को पकड़ लिया, जिसके कारण कायरा अनकंफर्टेबल हो गई और साथ ही डिस्ट्रैक्ट भी, और वह अपना कंट्रोल भी खोने वाली थी। यह देखकर करण ने जल्दी से कायरा के कमर के हाथ को हटा लिया और जल्दी से बाइक के हैंडल को कंट्रोल किया, जिसके कारण वह अब कायरा के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था और उसकी सांसें कायरा को अपने गले पर महसूस हो रही थी, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी। उसने आज तक ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था। वहीं करण ने सामने देखते हुए गुस्से के साथ कहा, यह क्या है कायरा, इतनी स्पीड में बाइक चलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं नहीं संभालता तो पता है ना कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन कायरा का ध्यान तो उसकी बात पर था ही नहीं। वह तो करण को अभी भी इतने पास देखकर शॉक में थी। वहीं जब बाइक अच्छे से कंट्रोल हुई, जब जाकर करण को भी एहसास हुआ कि वह कायरा के कितने ज़्यादा करीब है, जिसके कारण उसे यह भी एहसास हो गया था कि कायरा आखिरकार चुप क्यों थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अपना कायरा से इतना करीब होना अच्छा लग रहा था। तभी कायरा एकदम से ही अपने सेंस में वापस आई। तब उसने देखा तो उसने जल्दी से अपने सर को झटकते हुए कहा, अब मुझसे दूर हो जाओ, मैं संभाल लूँगी और अगली बार से मुझे टच मत करना, वरना तुम्हें इसी जंगल में जंगली जानवरों का खाना बनने के लिए छोड़ जाऊँगी, समझे? दूर रहो मुझसे। उसके यह कहते ही करण ने अपना मुंह बनाया, लेकिन उसे पता था कि कायरा जो कहती है वह करती भी है, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही उससे दूर हो गया। लेकिन उसके चेहरे से स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। वह पीछे से ही कायरा को एकटक प्यार से निहारे जा रहा था और इस बात को कायरा भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और अपना पूरा फोकस अपने बाइक को चलाने में कर रही थी। साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, जिसके कारण उसने मन में कहा, यह लड़का पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, मेरे साथ ही नहीं छोड़ता है। उसे काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिनेमेशन के अंदर नरेश अपने कमरे में आराम से बेड पर सो रहा था। तभी अपना फ़ोन बजने लगा। फ़ोन के बजते ही उसकी आंखें एकदम से ही खुल गई, क्योंकि वह अभी भी गहरी नींद में नहीं सोता था। वह हमेशा ही अलर्ट होकर ही सोता था, जिसके कारण उसने अपने सिर को घुमाकर साइड टेबल की तरफ देखा और फिर अपने फ़ोन को उठा लिया। फ़ोन उठाने के बाद जब उसने कॉलर आईडी चेक की तो उसके किसी आदमी का ही कॉल आ रहा था, जिसके कारण उसने जल्दी से कॉल को रिसीव किया। कॉल की रिसीव करते ही उसने सीरियस वॉइस में कहा, क्या हुआ? इस पर उधर से किसी आदमी की आवाज़ आई, बॉस विपिन चक्रवर्ती और उसके साथ आज 2 डील हो रही थी। वह उस चाइनीज़ आदमी के साथ वह दोनों ही मारे गए हैं। किसी ने उसके ठिकाने को भी ब्लास्ट कर दिया है, जिसके कारण उसके सभी आदमी भी मारे गए हैं। साथ ही यह किसने किया है यह भी पता नहीं चल रहा है। जब उसकी कही हुई बात को नीलेश ने सुना तो एकदम से ही उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई और वह हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से हैरानी के साथ कहा, क्या यह तुम क्या बोल रहे हो? इस पर उधर से उस आदमी ने वापस से कहा, लेकिन बॉस यह बात बिल्कुल सच है। यह सुनकर नीलेश को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और फिर एकदम से ही उसका चेहरा जैसे गुस्से की वजह से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से के साथ कहा, कुछ भी करो लेकिन पता लगाओ कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे, किसने वहाँ पर ब्लास्ट कराया, और इसके बारे में मुझे सुबह तक पता चल जाना चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, अंडरस्टैंड? और उसने जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी आंखों से नींद ही जैसे गायब हो गई और वह गुस्से से बेड से खड़ा हुआ और इधर से उधर होने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार यह सब किसने किया होगा, आखिर कौन हो सकता है जिसने यह किया होगा। तभी एकदम से ही उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें भी छोटी हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आखिरकार यह किसने किया होगा, जिसके कारण उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बींचते हुए कहा,
हायट सीनियर, अब तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वह हाल करूंगा जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकती। जस्ट वेट एंड वॉच। अब बस तुम सिर्फ इंतज़ार करो कि मैं क्या करता हूँ। गुस्से की वजह से उसके हाथों की नसें भी तन गई थी। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। बाय रश्मि पूर्वांशी। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त, आधे घंटे बाद वह दोनों ही कायरा के बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंचे और कायरा ने बाइक को धीरे से ब्रेक लगाकर पार्क किया, जैसे कि उसे डर हो कि कहीं करंट फिर से उसे टच ना करे, जिसके कारण उसने उसने बाइक को जितना धीमे हो सके उतनी धीमे से और स्मूथली पार किया। वहीं साथ में उसके पीछे बैठा हुआ करण भी यह सब काफ़ी आसानी के साथ नोटिस कर पा रहा था। साथ ही यह देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन वह फिर भी जानबूझकर नीचे नहीं उतरा। वहीं कायरा तो उसके उतरने का ही वेट कर रही थी। जब उसने देखा कि वह अभी तक नहीं उतरा है तो उसने गुस्से से अपने सर को पीछे घुमाया और फिर गुस्से से तमतमाते हुए कहा, अब क्या ऐसे ही बैठे रहोगे या फिर मुझे तुम्हें उतरने के लिए भी इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, तब जाकर आप जो उतरेंगे। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रखी थी। वहीं जब इस तरीके से गुस्से में करण ने देखा तो उसके चेहरे से स्माइल एकदम से ही गायब हो गई और जितनी जल्दी हो सके वह उतनी जल्दी से नीचे उतर गया, क्योंकि वह जानता था कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकती है और अगर वह फटी तो भूचाल आ जाएगा। वहीं यह देखकर कायरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बाइक से नीचे उतरी और वह जल्दी से करण के पीछे बिना देखे और उस पर बिना ध्यान दिए ही अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। यह देखकर करण ने उसकी पीठ को देखते हुए कहा, हे भगवान, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता और पता नहीं आपने इस लड़की को इतना गुस्सा क्यों दे दिया है। जब देखो तब गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर ही रहता है और यह हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती है और मुझ पर तो कभी ध्यान भी नहीं देती है। लेकिन फिर वह भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा। वहीं तब तक कायरा अपने अपार्टमेंट में दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उसने जल्दी से अपने पॉकेट से चाबी को निकाल कर उस दरवाज़े को खोला, क्योंकि उसे आरुष की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर वह ठीक होगा या नहीं। और जब वह दरवाज़े को खोलकर अंदर पहुंची तो उसने देखा कि अजय सोफ़े पर परेशानी के साथ बैठा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ मन ही मन में सोच रहा है। काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता तक नहीं चला कि कायरा दरवाज़े को खोलकर अंदर आ चुकी है और उसे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर कायरा की आंखें छोटी हो गई। वहीं तब तक वहां पर जल्दी से भागता हुआ करण भी पहुंच गया था। उसने सबसे पहले तो कायरा की तरफ देखकर अपना मुंह बनाया और उसने भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अजय की तरफ देखा और वहीं अजय को ऐसे खोए हुए देखकर करण ने कहा, ओए कमीने, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों मुंह लटकाकर बैठा हुआ है? जब कायरा ने करण की कही हुई बात सुनी तो वह उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। तभी करण को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, जिसके कारण वह अपनी नज़रों को चुराने लगा। वहीं करण की आवाज़ सुनकर अजय अपनी सेंस में वापस आया, जिसके कारण उसने अपना सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और जैसे ही उसने उन दोनों को देखा और करण को सही सलामत देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। वह जब से करण को वहां पर छोड़कर अकेले आया था तब से वह उसके करण के लिए इतना ज़्यादा परेशान था, यह सिर्फ वही जानता था। उसे काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी और जब उसने उसे बिल्कुल ठीक देखा तो वह जल्दी से खड़ा हुआ और करण की तरफ बढ़ते हुए कहा, यार तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? उसकी बात सुनकर करण ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तूने कार्तिक को तो बुला लिया ना? अब आरुष ठीक है? उसकी बात सुनकर अजय ने अपना मुँह बनाते हुए कहा, हाँ, मैंने बुला दिया है और वह उसका ही ट्रीटमेंट कर रहा है। यह सुनकर कायरा ने गहरी सांस ली। वह भी आरुष के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे इस तरीके से और उसकी फ़िक्र होते हुए देखकर करण को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। और वहीं अजय ने कायरा की तरफ रुख किया और गुस्से के साथ कहा, और तुम्हें खुद की तो फ़िक्र होती नहीं है, लेकिन दूसरों की जान खतरे में डालने की तो तुम्हारी आदत हो गई है। और तुम जो इतनी कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से गई थी उन्हें मारने के लिए, क्या वह कर पाए?
तुम्हें क्या पता था कि वह कोई बच्चों का खेल है जो तुम उन्हें 1 मिनट में मार कर आ जाओगी। वह 2 बड़ी गैंगस्टर के लोग थे, ना कि कोई ऐसे वैसे मामूली के गुंडे। भले हो तुम्हारी फाइटिंग स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उनके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया, क्योंकि उनकी बॉडीगार्ड्स काफ़ी स्किल्ड फाइटर होते हैं। अच्छा हुआ जो तुम लोग वहाँ से भाग गए, और अगर तुम्हारी वजह से करण को कुछ भी होता तुम्हें छोड़ता नहीं। उसकी बात सुनकर कायरा की आंखें छोटी हो गई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह इस वक्त बहस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वह बस एक नज़र अजय को घूरकर सोफे की तरफ बढ़ गई और जाकर परेशानी के साथ बैठ गई। वहीं जब करण ने अजय की कही हुई बातों को सुना तो उसने अपना सिर पीट लिया और अपने मन में कहा, अगर इसे पता चलेगा कि कायरा ने आखिरकार किया क्या है तो उसके तो पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाएगी। लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि कायरा है कौन, तो लगता है शायद इसके ऊपर आसमान ही फट जाएगा। वहीं जब अजय ने कायरा को इस तरीके से इग्नोर करके जाते हुए देखा तो वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी करण ने जल्दी से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसके कारण अजय उसकी तरफ देखने लगा। इस पर करण ने गुस्से से अपनी आंखें दिखाई और इशारों में ही इस वक्त कुछ भी ना बोलने के लिए कहा। उसकी आंखों को देखकर अजय ने अपना मुंह बनाया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सच में सब कुछ जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। यह देखकर करण ने उसके हाथ को छोड़ दिया और वह भी सोफे की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर शांति से बैठ गया। साथ ही अजय भी एक सोफे पर जाकर बैठ गया।